अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। एंड आई होप सो कि आप लोग जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तमाम स्लाइड को गो थ्रू कर रहे होंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर पेपर, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपके इस टॉपिक में देखी है कि ये आपका हर ईयर में एटलीस्ट आया हुआ है in term of short note, in term of questions. So this part is very important in your examination point of view. तो काइंडली इसको जो है ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स व्हाई यू हैव टू सी इट। And if you have any query regarding this topic, so you can feel free to ask me. That is the law of variable proportion. First of all, you have to know the what is the variable. ठीक है, वेरिएबल आपके पास मतलब आपके पास सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली प्रोडक्शन बेस्ड चैप्टर है, प्रोडक्शन साइड बेस्ड चैप्टर है। कोई भी चीज़, कोई भी कमोडिटी आप प्रोड्यूस करते हो तो यू नीड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर वन इज लैंड, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल, फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर, फिफ्थ वन विच इज नॉट कंपल्सरी बट दैट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमें 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। उनमें से आपको हमने 2 पीरियड्स बताए। पहला पीरियड था आपका शॉर्ट टर्म पीरियड और सेकंड आपके पास था लॉन्ग टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड में डिफरेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपका एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो कम से कम भी फिक्स्ड होता है। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर कंसिडरिंग हेयर कि आपका कैपिटल और लैंड या ये बहुत चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। बाकी आपका जो लेबर है वो वेरी कर रहा होता है, वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम जो इस सिनेरियो के अंदर चीज़ें पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, वो हम पढ़ेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की चीज़ें, शॉर्ट रन की चीज़ें। ठीक है, तो जिसमें आप यू हैव टू कंसिडर हियर कि वन थिंग, वन पर्टिकुलर अमाउंट जो है, वन पर्टिकुलर जो फैक्टर है वो फिक्स्ड है एंड द अदर वन इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो चेंज होगा, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन चेंज होगी वैसे वैसे वो चेंज होगा। लाइक आपके पास जो क्लॉथिंग कंपनी है और लेट्स सपोज आपके पास ऑर्डर आ गया कि 10 डेज में जो है वो आपको 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपने जो है वो लेबर्स को इंक्रीज किया या अपनी इंडस्ट्री के अलावा भी दूसरी जगह सप्लाई कर दी कि आप वहाँ से ऑर्डर देंगे और वहाँ से प्रोडक्शन करेंगे एंड देन यू विल रिसीव अ ह्यूज अमाउंट। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल को तो फिक्स रखा बट इंक्रीमेंट ऑफ लेबर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली आपको यही बता रहा होता है कि what is the behavior of in term of production and in future how much you will get, how much you will receive through one factor is fixed and another factor is variable. Now come to the statement. The law of variable proportion basically statement the law क्या कहता है? This law is actually saying to what? Law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, keeping other inputs fixed. Here input is what? Here input is factors of production. यहाँ जो inputs हैं वो क्या है आपके? वो inputs हैं आपके factors of production. ठीक है, तो हमने कहा कि हमने जो है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक इनपुट फिक्स रखना है, एक इनपुट को हमने जो है वो फिक्स रखना है और बाकी इनपुट्स आप वेरी कर दें। ठीक है, तो दैट इज टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे आपकी टोटल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यानी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी एट इंक्रीजिंग रेट, then at decreasing rate and finally at a negative stage, negative rate। सही है, पहले आपकी इनिशियली आपकी टोटल प्रोडक्ट तेजी से इंक्रीज होना शुरू होगी, फिर वो इंक्रीज तो हो रही होगी बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी वो तेजी वाली जो तेजी थी उसमें वो क्या होगा, डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाएगा और देन फिर उसके बाद वो डाउनफॉल पे चला जाएगा अगेन नेगेटिविटी रेट। यानी वो ये कह रहे हैं कि लेट सपोज आपकी एक रूम है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि सिर्फ 10 मशीनरीज आ सकती हैं। तो आपने 10 मशीनरीज रखी, 10 लेबर्स को हायर किया और आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की। प्रोडक्शन आपकी एफिशिएंसी भी जा रही है, टोटल प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज होती जा रही है।
वंस आई सेड कि मेरे पास एक ऑर्डर आया और मेरे पास कैपेसिटी तो 10 मशीनरीज की थी, तो मैंने 5 और लेबर्स को जो है वो हायर कर लिया, मेरे पास 15 लेबर्स हो गए। उससे होगा क्या कि मेरी तो लेबर्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है, बट मशीनरी फिक्स्ड है और मेरी जो आपकी लैंड की स्ट्रेंथ है वो भी फिक्स्ड है। तो उससे क्या होगा मेरे पास कि लेबर जो होंगे मेरे, वो 5 लेबर काम करना नहीं नहीं करेंगे और मेरी उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगी, मैं वेजेस तो उनको ऑब्वियसली से दूंगी। अब होगा ये, पहले 5 लेबर काम करेंगे, फिर वो 5 लेबर जो है इस रेस्ट पे चले जाएंगे और बाकी के 5 लेबर काम करेंगे। इससे क्या होगा, मेरी कैपेसिटी, मेरी प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी बट डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है। और फिर एक वक्त आएगा कि अगर मैंने मोर लेबर हायरिंग की, तो वो मेरे पास आउटपुट, मेरी प्रोडक्टिविटी नेगेटिव करना शुरू कर दे, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरे लेबर्स कहेंगे कि जो काम कर रहे होंगे वो कहेंगे यार ये एक पर्सन है जो बैठा हुआ है और ये उतनी ही सैलरी रिसीव कर रहा है जितनी मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास जो लेबर होंगे वो अपनी एफिशिएंसी को डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे, अपने वर्क में फोकस नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को फोरगोन करने लगेंगे, और इससे आपकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी बट इन अ नेगेटिव टर्म। That is called law of variable proportion. In this case, what this law say कि आप उतनी ही प्रोडक्शन करो जितना आप मैक्सिमम प्रॉफिट तक ले जाओ अपनी प्रोडक्शन को, और उसके बाद यू हैव टू स्टॉप आउट द प्रोडक्शन मोर। ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वो लॉस की तरफ मूव करने लग जाता है, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेन इन लैंड, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेन इन कैपिटल। Once you are hiring more labor, it means you are getting loss. Law of variable proportion is basically saying what? Say once you get fixed labor, fixed factor of production, either in labor or either land or either capital. But the another factor of production should be variable. It must be changed with the changes of quantity. Now come to the assumptions. What the assumptions of law of variable proportion? That is the very important part. यानी आप जब भी इसके ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, आप इसके स्केजुअल की तरफ मूव करते हैं, तो यू शुड नो द लॉज assumption फर्स्ट। assumptions क्या कह रही हैं, then you can easily understand the graph. Number one is it operates in short run as factors are classified as variable and fixed factors. ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये आपका यानी ये लॉ उस वक्त अथेंटिक है जब आप मूव कर रहे हो शॉर्ट रन पीरियड में। और याद रखें, शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है कि जिसमें आपके पास एक फैक्टर फिक्स होता है, बाकी वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन वन फैक्टर शुड बी फिक्स। लाइक हम, अगर मैं लैंड की बात कर रही हूँ तो वो फिक्स्ड है, बाकी आप लेबर चेंज करो या कैपिटल चेंज करो तो दैट विल बी possible. But once you change the land size, if you are extend your land size or you concise your land size, so you are moving toward the long run period. तो चूंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन की बात करते हैं, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, we are taking one factor of production as fixed factor and the other one is variable, which is varying with the varying of output. The law applies to all fixed factors including land. ये लॉ किसी तमाम फिक्स फैक्टर्स पे अप्लाई होता है जिसमें लैंड भी शामिल है। ठीक है। लैंड भी शामिल है से मुराद कि लैंड तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कैपिटल जैसे मशीनरी वगैरह होती है वो भी आपकी फिक्स्ड है, वो वेरी नहीं कर रही। ठीक है। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, different units of variable factor can be combined with fixed factor. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक चीज जो मेनली है आपके पास वो ये है कि आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो कंबाइन हो जाता है आपके फिक्स्ड फैक्टर के साथ। ठीक है। यानी सिर्फ फिक्स फैक्टर कुछ नहीं कर सकता, या सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स आपकी प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप अपना आउटपुट डिफरेंट तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि तमाम फैक्टर्स जो है वो आप फिक्स वो वेरी करें। सही है। विदाउट फिक्स फैक्टर आप वेरिएबल फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास लैंड ही नहीं होगा तो आप लेबर रख के क्या करेंगे? अगर आपके पास मशीनरीज नहीं होंगी जो कि नेसेसरी हैं आपकी प्रोडक्शन के लिए,
तो आप लेबर रख के क्या करेंगे? या लेट सपोज आपने लैंड खरीद लिया और मशीनरी परचेज कर ली, लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर ही नहीं है, तो हाउ कैन यू डू प्रोडक्शन? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद अ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है। देन फोर्थ assumption है आपके पास, दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। और मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास लॉ है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है प्रोडक्शन साइड के लिए। ठीक है, ये कंजम्पशन साइड के लिए नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर जो बात करेंगे, हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम प्रोडक्शन किन किन जराए से, किन किन फैक्टर से प्रोड्यूस होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। That's why this law applies to the field of production only. Then the fifth one, the effect of change in output due to change in variable factor can be easily determined. जो आउटपुट के चेंजेस का इफेक्ट है, जो कि चेंज हो रहा है आपके वेरिएबल फैक्टर की वजह से, वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको पता है आपने लेबर इंक्रीज किया, इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर लेबर, it means you want to increase your output because you are profit maximizer, you are not social welfare maximizer। ठीक है, आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे कि लोग इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो चलो मैं जो हूँ वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देती हूँ। नो, यू आर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर एंड वंस यू इंक्रीज योर लेबर, इट मीन्स यू वांट टू इंक्रीज योर आउटपुट, दैट्स व्हाई यू आर इंक्रीजिंग योर लेबर। तो आपका जो आउटपुट में चेंज आता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किसकी वजह से होती है? वेरिएबल फैक्टर की वजह से। और चूंकि हम शॉर्ट टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वेरिएबल फैक्टर सिर्फ और सिर्फ लेबर है। Then it is assumed that factors of production become imperfect substitute of each other beyond a certain limit। ऑब्वियसली सी बात है कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपस में एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, ठीक है, लेकिन एक कंस्ट्रेंट के मुताबिक। यानी लैंड जो है वो लेबर का सब्सटीट्यूट नहीं है और लेबर लैंड का सब्सटीट्यूट नहीं है, कैपिटल लेबर का सब्सटीट्यूट नहीं है, लेबर कैपिटल का सब्सटीट्यूट है, लेकिन एक कंस्ट्रेंट, एक हद तक। ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर शॉर्ट रन। तो ये चीजें आपके पास एप्लीकेबल है इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, कि आपके पास लैंड लेबर का सब्सटीट्यूट नहीं है और लेबर लैंड का सब्सटीट्यूट नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब ही यही है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर की जगह नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। ठीक है, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट रन पीरियड की बात करें, तो शॉर्ट रन पीरियड में आपके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। जब तक ये लॉ आपके पास है, तब तक आपके पास टेक्नोलॉजी क्या होगी? फिक्स होगी, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और ये लॉ कब तक आपके पास एग्जिस्ट रहेगा? जब तक आपके पास शॉर्ट रन पीरियड की आप बात करोगे, जिसमें आप एक फैक्टर्स को फिक्स करोगे, बाकी तमाम को वेरी करोगे। और वो फैक्टर जो फिक्स होगा वो लैंड भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, और वो कैपिटल भी हो सकता है। नाउ द लास्ट वन, इट इज अज्यूम्ड ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। और अजम्पशन के मुताबिक मैं ये सोचूं कि मैंने जितने लेबर यानी जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय किए हैं, हायर किए हैं, वो तमाम के तमाम इक्वली एफिशिएंट हैं, इक्वली प्रोडक्टिव हैं, इक्वली आउटकम दे रहे हैं, इक्वली उनकी जो कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बट ड्यू टू दिस लॉ हम अजम्पशंस में ये चीज़ रखते हैं कि आपने जो भी लेबर्स हायर किए हैं वो तमाम के तमाम इक्वली एफिशिएंट हैं। अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसने सिविल इंजीनियर एम्प्लॉय किए हैं, लेट्स सपोज वहाँ पर 10 सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं, लेकिन 10 के 10 जो हैं वो एक कैपेसिटी के साथ, एक एफिशिएंसी के साथ, एक आइडिया के साथ काम नहीं कर सकते। सबका अपना अपना एक लेवल है। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल हो नहीं सकती, लेकिन इस अजम्पशन के थ्रू ये बात है कि तमाम के तमाम वेरिएबल फैक्टर आपके पास इक्वली एफिशिएंट हैं। तो वी हैव टू अज्यूम द ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी दिस वेरिएबल प्रोपोर्शन। कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका कि हम ये पढ़ रहे हैं? बेसिकली तो ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन
बेसिकली है क्या? टीपी इज एक्चुअली व्हाट? टोटल प्रोडक्ट। टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट, यानी आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं वो टोटल प्रोडक्ट, बेसिकली आपने कितने प्रोड्यूस किए हैं इन टर्म ऑफ और इन अगेंस्ट ऑफ लेबर, कितने लेबर्स हायर करते हुए आपने कितनी प्रोडक्शन की, तो वो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी बता रही है। अगर आपने दो लेबर हायर किए थे और उन्होंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, अगर तीसरा लेबर भी आपने हायर कर लिया तो उससे 150 आपके पास आउटपुट हुआ, तो आपके कहेंगे टोटल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। यानी एक लेबर आपका 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, दूसरा लेबर भी 50 यूनिट यानी 100 यूनिट्स होगा, और तीसरा लेबर भी 50 यूनिट यानी 150 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हो गए, तो टोटल प्रोडक्ट इज योर कांस्टेंट। बट इन दैट केस अगर आपके पास टोटल प्रोडक्ट यानी पहले फर्स्ट लेबर पे 50 थी, फिर सेकंड लेबर पे आने के बाद आपकी टोटल प्रोडक्ट क्या हो गई है, आउटपुट कितना प्रोड्यूस आपने किया है, 75। यानी दो लेबर के आने से, पहले एक लेबर था तो वो 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब दो लेबर मिलकर जो है वो 75 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखने से तो बाजाहिर ये लग रहा है कि आपके पास जैसे जैसे लेबर बढ़े वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन क्या सेम प्रोपोर्शन से या इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है? नो, आउटपुट जरूर बढ़ रहा है, 50 से 75 जरूर बढ़ रहा है, लेकिन नॉट नॉट सेम प्रोपोर्शन, और इसके अलावा ना इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है बल्कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन साइड कि आपके पास बेसिकली प्रोडक्शन है किस साइड। टोटल प्रोडक्ट होता है, फिर एवरेज प्रोडक्ट यानी पर यूनिट, हर एक यूनिट में कितनी प्रोडक्टिविटी लग रही है, और फिर आता है मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसमें कहते हैं कि हर एक एडिशनल यूनिट पे आपकी एडिशनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है या कांस्टेंट है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास जो प्रोडक्शन साइड में या वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आप देखते हो, जिसमें आपके पास थ्री स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज वो जब वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है, एक स्टेज वो जब वो मैक्सिमम से कांस्टेंट की तरफ होता है, और एक स्टेज वो जब वो अगेन डिक्लाइनिंग की तरफ आ रहा होता है, अगर उसने फर्दर लेबर को हायर किया या फर्दर प्रोडक्शन करने की कोशिश की। तो हर एक इंडस्ट्री का, हर एक प्रोडक्शन साइट का अपना एक सिनेरियो होता है, और वो सिनेरियो के हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। To understand the difference between fixed proportion production function and variable proportion production function, इस लॉ के ज़रिए हमें डिफरेंस पता चलता है कि कितना आपको फिक्स प्रोपोर्शन चाहिए प्रोडक्शन के लिए, और कितना आपको रिक्वायर्ड है वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन साइड के लिए। मैं अगेन एक बात कहूँ कि आपके पास, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल नहीं होंगे, कोई एक फैक्टर होगा जो फिक्स्ड होगा, और उसकी भी क्वांटिटी आपको इस टॉपिक में बता दी जाती है कि हाउ मच यू रिक्वायर्ड फिक्स्ड proportion and how much you require the variable proportion. And once you exceed the more proportion of the fixed factor or variable factor, then you will receive what? Loss. So there is a limit, and once you achieve this limit, you are getting maximum profit. Either you go to the extended of this practice of production, you will receive loss, and if you go through the excluding part, so you will get inefficiency. डेवलप द स्किल टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपने मजीद इस चीज़ों को और हाईलाइट करते हुए समझना है कि बेसिकली वो स्टेजेस हैं कौन से, और उन स्टेजेस में हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो यू शुड नीड टू गो टूवर्ड द डायग्राम एंड स्केड्यूल। तो हम स्केड्यूल के थ्रू बताएंगे आपको, बिल्कुल। यस, यस, दिस इज द स्केड्यूल। ठीक है, आपके पास जो है वो फिक्स फैक्टर्स है, आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स गिवन है, टोटल प्रोडक्ट है आपके पास, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, आपके पास जो है वो एकर्स में दिए हुए हैं लैंड, 111 लैंड इज फिक्स। ठीक है, यार वेरिएबल फैक्टर जो होगा आपके पास वो लेबर होगा, और लेबर इन टर्म ऑफ यूनिट्स ले लें या क्वांटिटीज ले लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। The total physical product method, that is quantity, ये जो फिजिकल फैक्टर होते हैं या टोटल प्रोडक्टिविटी होती है, ये आप खुद से अज्यूम करते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं इन द स्केड्यूल, आप वही लें। ठीक है, बेटर यही होगा, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे तो मे बी योर ग्राफ विल बी रॉन्ग। तो इट्स बेटर टू टेक द स्केड्यूल इन दिस वीडियो। देन आपने कहा
लेट्स सपोज कि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन थी, उसमें आपने 0 लेबर हायर किया हुआ था, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कुछ नहीं हुई। मैंने कहा ना, अगर आप सिर्फ लैंड लेकर रख लेंगे और उसमें कोई वर्कर काम करने वाला ही नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन तो कुछ हो ही नहीं, तो ज़ीरो प्रोडक्ट। देन 1 एकड़ ज़मीन पे ही आपने एक लेबर हायर किया और उसने 2 यूनिट प्रोड्यूस करके दिए। फिर 1 ही एकड़ ज़मीन पर आपने 2 लेबर हायर किए और 6 यूनिट उसमें प्रोड्यूस करके दिए। फिर 1 ही एकड़ ज़मीन पर आपने थर्ड लेबर हायर किया एंड ही प्रोड्यूस 12 यूनिट्स। फिर लैंड पर ही 1 एकड़ लैंड पर ही आपने 4 लेबर्स हायर किए, देन यू रिसीव 16 यूनिट्स। 1 एकड़ जमीन पे जब आपने, यानी आप जैसे जैसे अपना लेबर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपका आउटपुट लेवल, क्वांटिटी लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बट इन द केस ऑफ 7 यूनिट्स ऑफ लेबर, जब आपने 7वां लेबर स्टार्ट किया, तो उसने आपको टोटल प्रोडक्ट लो करके दिया, यानी 18 से आप 14 की तरफ गए, और फिर 17 से आप और फर्दर नीचे की तरफ जाएंगे और फर्दर लेबर हायर करेंगे, तो यू विल रिसीव लेस देन प्रीवियस। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक लिमिट आ रही है जिसमें आपके पास लेबर्स के बढ़ने से क्वांटिटीज बढ़ रही है, फिर एक लिमिट आई जहाँ पर आपके पास कांस्टेंट आपके पास प्रोडक्टिविटी आई, और फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग की तरफ आ गई। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन कि हमें कहाँ तक अपनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, हम क्या करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट करते हैं कि हर एक एडिशनल प्रोडक्टिविटी में, हर एक एडिशनल क्वांटिटी पे आपको कितना जो है वो अ, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ तक, किस हद तक आपने जो है प्रोडक्शन अपनी जारी रखी। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, टेक द चेंज टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट फाइनल माइनस टोटल प्रोडक्ट इनिशियल डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर फाइनल माइनस वेरिएबल फैक्टर इनिशियल। ठीक है, तो आपने ये रखना है, यानी टोटल प्रोडक्ट आपके पास फर्स्ट वाली तो जीरो है, तो वो आपके पास जीरो ही रहेगी। नाउ टेक द सेकंड वन, तो टोटल प्रोडक्ट फाइनल आपके पास 2 है, उसको माइनस कर देंगे इनिशियल से, दैट इज 0, 2 माइनस 0, डिवाइड कर देंगे 1 लैंड जो है वो आपके पास फाइनल है लेबर, और आपके पास इनिशियल क्या है, 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। देन अगेन आपके पास अब फाइनल क्या होगा, फाइनल टोटल प्रोडक्ट 6 and the initial one is 2. So 6 minus 2 equal to 4. Then 2 is the final value of labor, and the 1 is your initial labor. 2 minus 1 equal to 1, that is 4. ठीक है, 4 divided by 1 equal to 4. अगेन आपने क्या करना है, 12 आपके पास जो है वो फाइनल वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसकी अपवर्ड वैल्यू, दैट इज 6। 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ लेबर इज 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6। देन आपके पास फाइनल वैल्यू क्या होगी टोटल प्रोडक्ट फिजिकल की, आपके पास 16, उसको माइनस कर देंगे प्रीवियस वन से, दैट इज 12। 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, एंड देन डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4। देन 18 minus 16 equal to 2 divided by 5 minus 4 equal to 1, 2 divided by 1 equal to 2. Then 18 minus 18 equal to 0 divided by 6 minus 5 equal to 1, 0 divided by 1 equal to 0. Then 14 minus 18 equal to minus 4, because 18 is greater, that's why we are taking here minus sign, divided by 7 minus 6 equal to 1, तो -4 आ जाएगा आपके पास। देन अगेन 8 माइनस 14 इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, -6 इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, हमने कहा था ना 3 स्टेजेस होंगी। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी स्टेज होगी, जहां तक आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। 2 to 6 आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, आपके फर्स्ट स्टेज कहलाता है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। When your marginal product is increasing, it means your total product is increasing with increasing rate.
इन द सेकेंड स्टेज आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइनिंग हो रही है, और उस हद तक आपके पास स्टेज टू रहेगा जब आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो आ जाए। तो ये आप कहोगे कि पॉजिटिव में तो है, यानी आपकी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, डिक्लाइनिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कहेंगे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट इन स्टेज टू। एंड वंस यू वॉच इन द वीडियो कि आपके पास जब नेगेटिव में आपके पास मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आ रही है, तो इट मीन्स दैट इज योर थर्ड स्टेज विच इज द लॉस स्टेज। It means the firm should have to produce, you should have to take 1 acre land with 6 units of labor for the purpose of producing maximum production. अगर फर्म ने 6 से ज़्यादा लेबर्स हायरिंग की तो दे विल प्रोवाइड देम नेगेटिव प्रोडक्टिविटी, दे विल प्रोवाइडिंग द प्रोड्यूसर नेगेटिव प्रोडक्टिविटी। तो फिर वो उसके लिए कोई काम का नहीं रहेगा, जस्ट वो उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा होगा लेकिन कोई आउटकम या आउटपुट उसको उस हिसाब से नहीं दे रहा होगा, बल्कि नेगेटिव वे में दे रहा होगा, उसको लॉस में लेकर जा रहा होगा। तो ये हमें बताते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में कि सेकंड स्टेज तक आपने प्रोडक्शन करनी है, और उसके बाद आप फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर यूनिट जो है लेबर आप हायर नहीं करोगे, अदरवाइज इट विल गिव यू व्हाट, लॉस। एंड कम टू द ग्राफ, नॉट दिस वन ग्राफ, दिस वन ग्राफ। First of all, you have to take on the horizontal axis the variable factors, or we can say आप यहाँ पर ले लो लैंड लेबर, एक्स एक्सिस पे आपने लेबर ले लिया, ठीक है, और वाई एक्सिस में आपने क्या ले लेना है, आउटपुट ले लेना है। ओरिजिन आपके पास ज़रूर होगा। तो आप ये देखो, सबसे पहले आपने टोटल प्रोडक्ट बनाना है अगेंस्ट लेबर, लेबर के अगेंस्ट बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपका जब जीरो लेबर था तब आपकी टोटल प्रोडक्ट भी जीरो थी। देन आपके पास 1 लेबर था तो 2 आपके पास टोटल प्रोडक्ट थी। जब आपके पास 2 लेबर था तो 6 टोटल प्रोडक्ट थी। तो आपने क्या किया, पहले जीरो पे आपने जीरो लेबर पे जीरो टोटल प्रोडक्टिविटी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद 1 लेबर पे आपके पास 2 यूनिट्स क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की थी, यहाँ 1 लेबर होगा, यहाँ 2 यूनिट्स। फिर उसके बाद आपके पास 2 लेबर पे 6 यूनिट्स क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी, और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो 3 लेबर्स पे 12 हुई थी, 4 लेबर्स पे 16 हुई थी। तो आपने क्या करना है, 3 लेबर्स पे 12 कर देना है, 4 लेबर पे 16 कर देना है, 5 पर 18 होगा, और 6 पर भी आपके पास 18 होगा। यानी वो कुछ इस तरह से शक्ल आपके पास यहाँ तक आ जाएगी एच पॉइंट पर, ठीक है, जिसमें आपके पास थोड़ा सा कांस्टेंट भी आ रहा होगा, ठीक है। देन यू हैव सीन कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग में जारी होगी, कि आपने 7 यूनिट से प्रोड्यूस किया था तो वो 18 से 14 हो गया था, तो लेबर तो आपके इंक्रीज हो रहे लेकिन टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी। फिर आपके 8 यूनिट जब प्रोड्यूस किया था तो आपके पास लेबर इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी और डिक्लाइन हो गई, 8 यूनिट्स हो गई। तो ये आपके क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी डिक्लाइन, यानी पहले इंक्रीज हुई विद द इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज हुई बट डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद फिर डिक्लाइनिंग पे चली गई। इसी तरह आपने मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को भी लेबर के अगेंस्ट प्लॉट करना है। जीरो पर आपके पास, जीरो लेबर पे आपके पास जीरो एवरेज प्रोडक्टिविटी थी और जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही थी, ठीक है। तो आपने क्या किया था, जीरो लेबर पे ही रखा था और जीरो पे ही आपने, यानी 1 लेबर आपके पास जब आया तो आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी डिफर हो गई। वो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रोडक्टिविटी, मैं आपको बता देती हूँ। टोटल प्रोडक्टिविटी को आप डिवाइड कर दोगे अपने वेरिएबल फैक्टर से, देन यू विल रिसीव एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर दोगे अपने वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर, उसे डिवाइड कर दोगे तो देन यू विल रिसीव एवरेज प्रोडक्टिविटी। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप चेंज करोगे, पहले टोटल प्रोडक्टिविटी को और फिर उसको डिवाइड कर दोगे चेंज इन लेबर से। तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी जो है वो अगेंस्ट लेबर आपके पास इजीली प्लॉट हो जाएगी। देन व्हाट विल बी द स्टेजेस, स्टेजेस क्या होती है आपके पास, जहाँ तक आपके पास लेबर इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, वो आपकी फर्स्ट स्टेज है। आप देख रहे होगे ये कर्व जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का, ये जा रहा है इंक्रीजिंग की तरफ यहाँ तक, फिर उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ और ज़ीरो पर आ गया। ये सेकंड स्टेज यहाँ पर ख़त्म हो गई, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो है और टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम पे एच पॉइंट,
एच पॉइंट आपको शो कर रहा है कि आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट है, और एम पी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपका एम जो पॉइंट है वो आपका कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इन 0 पॉइंट। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपने टोटल प्रोडक्ट और बढ़ाने की कोशिश की तो आपकी टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग पे चली गई, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो था वो नीचे की तरफ आ गया, यानी नेगेटिव में चला गया, यानी जीरो ओरिजिन से जब आपके पास नीचे टर्म आती है तो दैट शुड बी इन जीरो टर्म, ये जीरो पर आ गया। ठीक है, तो याद रखिए कि आपका फर्स्ट स्टेज कहाँ पर क्लोज हो रहा है, जहाँ पर आपकी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास इक्वल है। सेकेंड स्टेज आपका कहाँ खत्म हो रहा है, जहाँ टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है और मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास जीरो है। और थर्ड स्टेज आपके पास क्या है, जहाँ पर आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी नेगेटिव में है। ठीक है, जो कि हम स्केड्यूल में भी बता चुके हैं। ये फर्स्ट स्टेज जहाँ पर आपके मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, सेकेंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो तक जा रही है, और थर्ड स्टेज पे आकर वो नेगेटिव में मूव कर रही है। देन हमने इसी बात को जो है इन टर्म ऑफ वर्ड्स में लिख देना है। टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज, स्टेज वन में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट में, मार्जिनल प्रोडक्ट में और एवरेज प्रोडक्ट में। तो टोटल प्रोडक्ट में फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट देन एट डिमिनिशिंग। आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है और फिर डिमिनिश की तरफ जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर डिमिनिश की तरफ जा रहा है। Then increase marginal product क्या हो रहा है, increasing in the beginning, then reaches at maximum and begins to decrease। आप देख रहे होंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है पहले, ठीक है, फिर वो अपने मैक्सिमम पे आया और उसके बाद फिर वो डिक्रीज, नहीं फर्स्ट स्टेज तक वो मैक्सिमम पे रहा और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज कंटिन्यूस टू इंक्रीज एंड बिकम्स मैक्सिमम। फर्स्ट स्टेज में जो होगा वो एवरेज प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास इंक्रीज होगा और वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा फर्स्ट स्टेज में। देन कम टू द सेकेंड स्टेज, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूस टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड बिकम मैक्सिमम। सेकेंड स्टेज पे क्या होगा कि वो इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट से, और फिर वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम टोटल प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंच जाएगा। देन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूस टू डिमिनिश एंड बिकम्स टू इक्वल जीरो। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, जो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है सेकेंड स्टेज में आके डिक्रीजिंग हो रहा है आपके पास और जीरो तक पहुंच जाएगा, वो जीरो तक आपके पास सेकेंड स्टेज पर होगा। देन एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देन बिगिंस टू डिमिनिश। एवरेज प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद वो डिक्रीजिंग होगा और डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में आ गया और एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूस टू डिमिनिश बट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने ये देखा कि टोटल प्रोडक्ट थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, और तो एवरेज प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव में ही है, वो जीरो ओरिजिन से नीचे तक नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव में ही रहेगा। देन रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रीजंस क्या होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स, आपका रिटर्न जो होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के निस्बत आपका जो रिटर्न होगा अगर वो इंक्रीजिंग पे जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बहुत बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज कर रहे हो। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, आप अपने वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इंडिविजिबिलिटी भी आपकी, यानी यूटिलाइजेशन भी बेटर है, आपकी एफिशिएंसी भी है और आप उसको इंडिविजिबिलिटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी अगर आपके पास रिटर्न जो है वो मिल तो रहा है पॉजिटिव वे में लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से मिल रहा है आपको। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने जो फैक्टर्स या चाहे वो फिक्स फैक्टर हो या वेरिएबल फैक्टर हो उनके कॉम्बिनेशंस को एक ऑप्टिमम लेवल पे, पीक लेवल पर आपने यूटिलाइज कर लिया। सेकेंड बात ये हो सकती है कि क्योंकि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं तो वो एक दूसरे का जो है वो अल्टरनेट हो नहीं सकते।
से अगर आपको कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो आपको लेबर को रिमूव करके और फिर कैपिटल हायर करना होगा। ऐसा नहीं कि लेबर जो है वो कैपिटल की जगह ले लेगा और उतनी ही एफिशिएंसी से काम करेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द लेबर। ठीक है, तो हमने कहा कि ये भी एक वजह हो सकती है कि आपका जो रिटर्न है वो डिमिनिश की तरफ जाता है। देन नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इट्स नॉट कंपलसरी कि हर चीज़ आपको फ्रूटफुल के साथ मिले, हर दफ़ा आपको रिटर्न पॉजिटिव में मिले या रिटर्न आपको इंक्रीजिंग रेट से मिले या डिक्रीजिंग रेट से मिले, लेकिन पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रिटर्न नेगेटिव में चला जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि लिमिटेशंस ऑफ फिक्स फैक्टर, आपका जो फैक्टर्स है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो लेकिन आपके पास जो लैंड की कैपेसिटी वो कम है, आपके लेबर ज़्यादा है जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे और आपको उनको वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही, जबकि आपकी प्रोडक्शन ना होने की वजह से आपको इतना ज़्यादा आउटकम मिल नहीं रहा। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, यानी लेबर को नहीं पता कि हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन एंड हाउ वी कैन डू एफिशिएंटली वर्क इन दिस लैंड। ठीक है, जब वो लैंड ही इतना अच्छा कारआमद नहीं है और लेबर बहुत एफिशिएंट है बट वो इतनी अच्छी प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे, तो पुअर कंडीशन जब इनके कॉम्बिनेशन में हो जाती है तो दैट्स वाई इट विल गिव यू व्हाट, नेगेटिव रिटर्न। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब भी आपके पास लेबर की या फिर जो भी आप वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है तो दैट विल रिड्यूस योर आउटपुट लेवल। And that's all for today. Inshallah, I will discuss the new topic in the next class, in the next session. And hopefully कि आप लोग को कोई इशू नहीं हुआ होगा, that this is very easiest topic और इतना ज़्यादा कोई इसमें इशू ना हुआ हो, लेकिन अगर कोई भी इशू हो तो यू कैन आस्क मी फील फ्रीली एट एनी टाइम। एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मैं अगेन आपको एक बात ये कहूँगी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो आपका एक बहुत मेन और फोकस टॉपिक है एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।